अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगीर लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। वेलकम करते हैं आप सबका बच्चा लोग अगेन ऑनलाइन क्लासेस में। चूँकि ये चैप्टर जो है वो हमने रिवाइज़ करना है, पहले आप लोगों को जो है वो ये चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है क्लासेस के अंदर भी, रीजन के अंदर। और बच्चा लोग ये एक एक टॉपिक पूरे का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज के लेक्चर में हमने ये चैप्टर रिवाइज़ करना है और इसको जल्दी से हमने ख़त्म करना है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। गॉट इट? तो इसलिए ज़रा जल्दी में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे हम, और आप लोगों की जो पिकिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। आपने जल्दी जल्दी इसको पिक करना है। मेन पॉइंट्स जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कशन होगी उसके बारे में। बच्चा लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगेगी और हम अच्छे से समझाएंगे। और आप लोग वैसे ही माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं ग्रीजन के, और ग्रीजन एक ननकाना का ब्रांड है। ठीक हो गया जी। लो जी, चैप्टर नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट सिलेबस सिलेक्टेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं बच्चा लोग? वो है सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? अब जो पहला हमारा टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। मैं आप लोगों को बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपने पूरा लेक्चर बहुत तसल्ली के साथ 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट का अगर आपने देखना है तो आप वो भी देख सकते हो ग्रीजन की वेबसाइट के ऊपर ही। ठीक है, आप लिखो चैप्टर नंबर 2, लिखो चैप्टर नंबर 2, आगे आपने लिखना है केमिस्ट्री पार्ट 1, तो उसके जितने भी चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने सारा का सारा जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट सिलेबस सिलेक्टेड टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है बच्चा लोग। ओके जी, पहला हमारा टॉपिक है जी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को बच्चा लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में चला जाता है विद आउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। गॉट इट? और इसमें क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को हम प्योरीफाई करते हैं। कौन कौन से सॉलिड सब्सटेंस हम ले सकते हैं? हम आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, नेफ्थलीन, ये एंथ्रासीन का फार्मूला होता है। अगर दो बेंजीन रिंग आपस में मिल जाएं तो उसको हम नेफ्थलीन कहते हैं। इस तरह ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है। तो ये जो हमारे पास सॉलिड्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? प्योरीफाइड। अगर आपको फील हो कि सर तेजी से बोल रहे हैं तो 3 डॉट्स को क्लिक करना है, स्पीड आहिस्ता भी कर सकते हैं आप, पिक्सल भी अपने अच्छे कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, लो जी, इसमें 2 टर्म्स आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन में। ये जो प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस किया है इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, सब्लिमेट एंड सब्लिमेंट। जो आपको इम्प्योर सब्सटेंस दिया जाता है जैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, ये इम्प्योर यानी कि खालिस नहीं है, ना खालिस सब्सटेंस जो आपको दिया जाता है, इसको हम एक वर्ड स्पेशल है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेंट, या हम इसको, ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इसको हम क्रूड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। जब हम इसको सब्लिमेशन के प्रोसेस से, सब्लिमेशन की टेक्निक से हम इसको प्योरीफाई कर लेते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं देन सब्लिमेट। तो ये 2 डिफरेंस है बिटवीन सब्लिमेट और सब्लिमेंट। गॉट इट? उसके बाद बच्चा लोग इसकी एक डायग्राम भी है, उसके अंदर आपने जो है वो अच्छे से इसको डिस्कस जो है वो किया हुआ है मैंने। आप लोग वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ कि आप एक फनल लेते हो, फनल को आप इन्वर्टेड फॉर्म में रखते हो, नीचे आप सैंड बाथ रखते हो, सैंड बाथ के ऊपर आप ग्लास वाच रखते हो, उसके ऊपर ये जो आपके सब्सटेंस है उसको रख के नीचे आप बंसन बर्नर के ज़रिए, ठीक है, या लैंप, स्पिरिट लैंप के ज़रिए आप हीट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को, तो डायरेक्ट इसके जो है वो वेपर्स बनेंगे। वो आपकी जो फनल की जो ऊपर जो कोन के ऊपर जो है वो उसका जो रोड लाइक है वहाँ पे जाके इसकी डेपोजिशन हो जाएगी। फिर उसके ऊपर जो नाली सी है उसके ऊपर हम कॉटन, वेट कॉटन लगाते हैं ताकि जो है वो जो आपके वेपर्स हैं देन अगेन वो डिपॉजिट फॉर्म में आ जाएं। फिर फनल को सीधा करके हम वो निकाल सकते हैं। तो वो हमारे जो, उसको हम कहेंगे वो प्योर सब्सटेंस है। अब हमारा जो इम्प्योरिटी वगैरह, रेत वगैरह, मट्टी वगैरह वो नीचे रह जाएगी। गॉट इट? तो ये आप लोगों को पहले हमने जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर यूट्यूब के ऊपर ग्रीजन की वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सब्लिमेशन। आगे जी दूसरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट सिलेबस, वो है 2.4 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बहुत ही ईजी
और चैप्टर की वेटेज के लिहाज से ये आपका पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यूज में आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। बच्चा लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, देखिए नाम से ही जाहिर है, एक्सट्रैक्शन होता है निकालना विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मदद से आपने अपना डिजायर सल्यूट सब्सटेंस को उसकी सेपरेशन करनी है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चा लोग, द ऑब्टेनिंग ऑफ अ सब्सटेंस या सल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन इमिसिबल सॉल्वेंट, या इमिसिबल भी इसको कहते हैं। इमिसिबल सॉल्वेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के अंदर हल ना हो। बच्चा लोग बहुत इजी, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई सल्यूट है, कोई सब्सटेंस है, वो एक्वस लेयर में है, वो पानी में गिर गया, तो आप उसको सेपरेट करना चाहते हो, और जो आपका सल्यूट है वो ऑर्गेनिक है और जो एक्वस है वो वाटर है, वो इनऑर्गेनिक है, उसमें गिर गया, तो आप उसकी सेपरेशन कर सकते हो कोई दूसरा सॉल्वेंट ऊपर से डाल के वो भी ऑर्गेनिक हो, लेकिन जो आपका सल्यूट पानी के अंदर है उसकी जो सोलबिलिटी है वो ज़्यादा, जो ऊपर से आप दूसरा सॉल्वेंट डाल रहे हैं उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बच्चा लोग यहाँ पे डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ लगेगी। ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, हमारे पास पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो वाटर में गिरा पड़ा था, हमने क्या करना है, ऊपर से कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के उस वाटर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने सेपरेट करना है। गॉट इट जी, ये सेपरेटिंग फलन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमारे पास पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर के अंदर, हमने उसको निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर, हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ऊपर से दूसरा सॉल्वेंट डालेंगे, और वो कौन सा डालेंगे, हम इस स्लाइड को ओपन करके हम डालेंगे ईथर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ईथर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो कौन सा है बच्चा लोग, वो है ईथर। ईथर की मदद से पानी के अंदर जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है हमने उसको हासिल करना है, उसकी सेपरेशन करनी। गॉट इट। और देखें आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर है वो और है, लिक्विड है, और आपका वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, ठीक है, आपके वाटर में गया है। हमने ईथर की मदद से, ईथर भी अब ऑर्गेनिक है, तो ईथर की मदद से हम क्या करेंगे, उसकी सेपरेशन करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। यहाँ पे चूंकि ज़रा स्पीड से हमने इसको वाइंड अप करना है, तो इसलिए ज़रा पिकिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने ज़रा ध्यान से लेक्चर को सुनना है, तो आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि आप को क्लासेस में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो बच्चा लोग यहाँ पे जरा गौर करना है आप लोगों ने, ये सेपरेटिंग फनल है, पहले ही वाटर के अंदर नीचे, आप नीचे जो पोर्शन है वहां पे जरा आप लोगों को गौर करना है कि पहले ही वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो ऊपर से ईथर डाला, फिर अच्छी तरह से उसको शेक किया। जब आप अच्छी तरह से शेक करेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, फिर जो वाटर के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ट्रैवल करेगा ईथर के अंदर, और जितनी कैपेसिटी होगी ईथर की अपने अंदर उसको लाने की वो उतना लाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो लेयर बन जाएंगी, हम टैप को ओपन करेंगे, हम बीकर से जो आपका जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से फिर जो बार बार रेपिटेशन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जो हम क्या करेंगे उसकी सेपरेशन कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम एकदम से सारा करेंगे तो हमें मैक्सिमम जो है वो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिजायर ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूट सब्सटेंस की नहीं मिलेगी। हम बार बार रेपिटेशन से गुजारेंगे तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजायर सोल्यूट मिलेगी। ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि एफिशिएंट मेथड कौन सा है, कि बार बार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को रिपीट करना, ये एफिशिएंट मेथड है, बजाय कि एक बार में ही सारा कर लेना। इसकी रीजन, इसका आंसर क्या है कि मैक्सिमम आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिलता है, इसलिए वो एफिशिएंट मेथड है, बार बार रिपीटिशन करना। अब होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर है, हम ईथर ऊपर से डाल के उसकी सेपरेशन कर लेंगे। फिर क्या होगा कि ईथर और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जो मिला है, हम क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, या जो है वैसे ही वो ईथर आपका वोलाटाइल होता है वो उड़ जाता है, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है फिर वो आपको मिल जाएगा, और वो आपका डिज़ायर प्रोडक्ट होगा, डिज़ायर्ड सोल्यूट होगा, गॉट इट, डिज़ायर्ड सब्सटेंस होगा। हम क्यों करते हैं, टू गेट प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये किसके ऊपर बेस है बच्चा लोग, ये है, ये एमसीक्यूज भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट
सल्यूट बोले तो, सल्यूट यहाँ पे बोले तो आपका क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वाटर के अंदर था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट फिक्स है। सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम कर लेता है इटसेल्फ, खुद को, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड्स कौन से थे, गौर करो तो बच्चा लोग, कौन कौन से थे। एक आपका क्या था, एक आपका वाटर था, ठीक हो गया, एक आपका क्या था, वाटर था। कौन सा, इमिसिबल, इमिसिबल बोले तो जो एक दूसरे के अंदर हाल ना हो। एक आपका वाटर था और एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऐसे ही बच्चा लोग, तो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो कहता है सल्यूट, ठीक है, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है टू इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऊपर से ईथर डाल रहे थे, वो खुद को ईथर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और जो एक्वस लेयर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ ईथर एंड एक्वस लेयर। वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा चाहे जितना मर्जी सल्यूट हो, ये डिपेंड नहीं करता। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उम्मीद है आप लोगों को इस डेफिनेशन की समझ लगी होगी और ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक हो गया। आगे बच्चा लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एक दूसरी एग्जांपल है जो कि आयोडीन की है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा क्योंकि लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड है। बच्चा लोग यहाँ पे आयोडीन जो है वो पहले हमने KI पोटाशियम आयोडाइड को वाटर में डाला, फिर हमने ऊपर से आयोडीन डाली, तो पोटाशियम आयोडाइड से ये आयोडाइड आयन आया, तो आयोडीन फिर जब हमने डाली तो इसने इसके साथ रिएक्ट करके ट्राई आयोडाइड बनाया, यानी कि फिर इसका कलर कौन सा हो गया, ब्राउन, ठीक हो गया। अब हम ऊपर से क्या डालेंगे, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे, तो रिवर्स प्रोसेस होगा, आयोडीन यहां से निकलेगी और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जानी शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया बच्चा लोग। इसको हम कहते हैं कि आयोडीन जो है वो ट्राई आयोडाइड से निकल के कार्बन टेट्राक्लोराइड में मूव कर रही है। क्या कर रही है, मूव कर रही है, और इसलिए जो ब्राउन कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का जो कलर होगा, जो एक्सपोज होगा, वो आपका पर्पल कलर होगा, और आयोडीन का जो ट्राई आयोडाइड में कलर होगा वो कौन सा होगा, ब्राउन कलर होगा। तो कहता है रेशियो ऑफ आयोडीन इन बोथ लेयर विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। बच्चा लोग क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। कैसे, आयोडीन कहां पे थी, आयोडीन ट्राई आयोडाइड आयन में थी, जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला तो आयोडीन क्या कर गई, वो मूव करना शुरू कर गई किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और एक वक्त ऐसा आया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की जितनी कैपेसिटी थी, ठीक है, और एक्वस लेयर की जितनी कैपेसिटी थी, तो क्या हुआ कि आयोडीन जो है वो उसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर दिया बिटवीन टू लेयर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राई आयोडाइड के दरमियान में। तो इसको हम कहते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। देखो, आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन एज अ ट्राई आयोडाइड बोले तो एक्वस। तो इस तरह से आयोडीन दो लेयर के अंदर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ये भी आपकी जो एग्जांपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, ठीक होगा बच्चा लोग। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी डिस्कस होगी और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अगर इसको बहुत अच्छे से और आपने समझना है तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, चैप्टर नंबर 2 लिखें, पाक रीजन NNS लिखें, पूरा लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको दोबारा जो है वो सुन सकते हैं, ठीक हो गया। आगे जी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी क्रोमेटोग्राफी 2.5 अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट सिलेबस। बच्चा लोग, क्रोमेटोग्राफी क्या आता है, ग्रीक वर्ड होता है क्रोमैटोस, बोले तो कलर राइटिंग होता है। इसमें दो टर्म्स आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। नंबर 1 स्टेशनरी फेज, नंबर 2 मोबाइल फेज। देखें, नाम से ही जाहिर है मोबाइल का मतलब बोले तो कोई चीज हरकत कर रही है, स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, रुकी हुई चीज, ठीक हो गया। स्टेशनरी फेज कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। मोबाइल फेज कौन कौन से हो सकते हैं, लिक्विड गैस हो सकते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह से सॉलिड की बात करें तो अल्मीना, लिक्विड की बात करें तो आपका वाटर, इथाइल अल्कोहल, कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया। प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल इसका भी क्रोमेटोग्राफी का जो बच्चा लोग प्रिंसिपल है वो भी बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक हो गया बच्चा लोग। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज, कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। बच्चा लोग देखें, ये टेक्निक हम तब इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्निक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इंक्स
कलर पिगमेंट्स हों और उनकी हमने सेपरेशन करनी हो, आइसोलेशन करनी हो, उनकी प्योरिफिकेशन करनी हो, देखो ये यूजेस बन गए। क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करना हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करना हो, तो तब बच्चा लोग हम क्या करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसको हम यूज़ करते हैं। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है जब दो इमिसिबल लिक्विड्स हों और उनमें से एक को हमने सेपरेट करना हो, जो हमारा डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूंट हो, डिज़ायर सल्यूट हो, डिज़ायर सब्सटेंस हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ये क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसके अंदर जो आपके पास लिक्विड्स होते हैं वो मिसिबल होते हैं, ठीक हो गया। फिर डिज़ायर जो आपके कलर पिगमेंट्स हैं उनकी शनाख्त करना, उनकी सेपरेशन करना, वो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं बच्चा लोग। लो जी, इसमें स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज को हमने डिस्कस किया। प्रिंसिपल किसके ऊपर है, ये बेस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर ये बेस कर रहा है, वो हमने डिस्कस किया। आगे बच्चा लोग स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बाद जो चीज़ आती है वो है जी क्लासेस क्रोमेटोग्राफी की। बच्चा लोग पहली है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन में एग्जांपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसके अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज होगा, एड्जॉर्प्शन के अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो आपका सॉलिड होगा, ठीक हो गया। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो आपका लिक्विड होगा। ये इसका बेसिक फंडा है। दोनों के अंदर डिफरेंस नोट कर लो, दोबारा नोट कर लो। एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जो आपकी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है इसके अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, एसपी बोले तो क्या स्टेशनरी फेज, और एसपी बोले तो क्या फिर अगेन स्टेशनरी फेज। तो आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपका जो स्टेशनरी फेज होगा वो लिक्विड होगा। आपका एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा। जैसे बोले तो आपका यहाँ पे एल्यूमिना हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है। बोले तो किसमें, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपका सॉलिड एल्यूमिना सिलिका जेल हो सकता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आपका स्टेशनरी फेज कौन सा हो सकता है कि पेपर के ऊपर अगर वाटर जो है वो उसकी स्प्रे की हुई हो तो वो वाटर के जो पार्टिकल है, जो पेपर आपका है उसके ऊपर सस्पेंडेड रुक जाए तो हम कहेंगे कि अब आपका जो स्टेशनरी फेज है वो कौन सा है, लिक्विड है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ लगी होगी बच्चा लोग। आगे जी कहता है कि होता क्या है कि अगर ये इसका क्या बेनिफिट है, प्रिंसिपल देखो आपने जो है वो आगे प्रोसीजर भी इसका इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ के एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ के हियर। बच्चा लोग क्या होता है कि के की वैल्यू जितनी स्मॉल आए ना तो इसका मतलब जो आपका कलर है ना, जो आपका कलर है उसकी जो अफिनिटी है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो आपके स्टेशनरी फेज के साथ है। और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके कलर की, आपके कंपोनेंट्स की, आपके डाइस्टफ की कलर की जो अफिनिटी है, जो अट्रैक्शन है वो आपके मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। देखिए इस तरह से सेपरेशन हो जाती है। एक ही मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है तो वो ऐसे ऊपर मूव करेगा तो मैक्सिमम जो है वो ट्रैवलिंग करेगा, और एक ही स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है तो वो क्या होगा कि वो पेपर के साथ ही अटैच रहेगा और वो नीचे रहेगा। इस तरह दोनों की सेपरेशन हो जाएगी, जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी सेपरेशन हो जाएगी। इस तरह से पता भी चल जाएगा कि किसकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है और किसकी जो अफिनिटी अट्रैक्शन है, ठीक है, लगन है, किसकी स्टेशनरी फेज के साथ और किसकी मोबाइल फेज के साथ। अच्छा आगे बच्चा लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी 2.51 अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट सिलेबस। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की हम एग्जांपल को डिस्कस करने लगे हैं बच्चा लोग। पेपर क्रोमेटोग्राफी और एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की जो एग्जांपल है वो कौन सी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो एग्जांपल भी देने, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया आपका। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसमें स्टेशनरी फेज आपका लिक्विड होता है और किसके ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब होता है, पेपर के ऊपर आपके जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं और वो सस्पेंडेड होते हैं और वो रुके हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज लिक्विड है। मोबाइल फेज आपका यूजुअली कौन सा होता है, ऑर्गेनिक होता है, थाइल अल्कोहल हो सकता है, इस तरह से वाटर भी हो सकता है, ये आपका मोबाइल फेज है। गॉट इट। अच्छा वेज, कौन कौन से वेज हैं जी क्रोमेटोग्राफी के, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल या सर्कुलर। हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी असेंडिंग, ठीक हो गया। वैसे डिसेंडिंग भी होता है और सर्कुलर भी होता है, सर्कुलर फॉर्म में आपके कलर की जो है वो डिस्प्ले नज़र आती है। बच्चा लोग हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं
पेपर क्रोमेटोग्राफी का वाट्समैन पेपर नंबर 1 पेपर का नाम है 2.5 वाइड चौड़ा। ठीक हो गया। प्रोसीजर में डिस्कस करने लगा, जरा गौर से कीजिएगा, लिखा मैंने नहीं है इसके बारे में, ऐसे ही बोलूँगा। एक लंबी पट्टी लेते हैं, ठीक हो गया, 25 सेंटीमीटर की चौड़ाई उसकी कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है उसकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबी पट्टी लेके हम क्या करते हैं बच्चा लोग, हम यहाँ पे एक लगाते हैं लाइन। ठीक हो गया। वो लाइन हम कितनी लगाते हैं, वो हम 2 पॉइंट ऐसे, जिसको हम लाइन कहते हैं, जो बेस लाइन भी कहलाती है, ऐसे एक लंबी पट्टी होती है बच्चा लोग। ठीक है, वाट्समैन नंबर 1 ये पेपर का नाम है, स्पेशल टाइप का पेपर होता है। हम यहाँ पे ये कितनी होती है जी, इसकी जो है वो लेंथ वो 25 सेंटीमीटर होती है। हम एक इसके ऊपर बेस लाइन लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ। वो हम कितनी लगाते हैं, वो हम 2.5 ऐसे यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर लगाते हैं। ठीक हो गया बच्चा लोग। और ये कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है बच्चा लोग। ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और जो हम बेस लाइन लगाते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है। और फिर हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे बेस लाइन लगा के हम जिन कलर्स की सेपरेशन करना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ यहाँ पे उसकी स्पॉटिंग करते हैं। स्पॉट बोले तो वो जो निशान लगाना कलर का, उसको हम स्पॉटिंग कहते हैं। तो हम कलर्स, अगर आपके पास पहले कोई इंडिविजुअल कलर है तो आप ऐसे करके ब्राउन है, ब्लैक है, जो भी आप लगा लो। अब उन्हीं का आप मिक्सचर भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप मिक्सचर लगाओगे। तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये आपका मिक्सचर है, ये ए कंपोनेंट कोई कलर हो सकता है, ये बी कंपोनेंट कोई कलर हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर मोबाइल फेज रखते हैं हम। ठीक हो गया, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझा दें। फिर क्या होता है बच्चा लोग कि हम एक टैंक लेते हैं, टैंक के अंदर हम इसको जो है वो पेपर को इस तरह से डिप करते हैं कि आपका जो बेस लाइन है, ये वाली जो आपकी बेस लाइन है, इसको हमने यहाँ पे जो मोबाइल फेज हमने लिया हुआ है, जो सॉल्वेंट लिया हुआ है, थाइल अल्कोहल या वाटर या दोनों का मिक्सचर जो हमने लिया हुआ है, हमने क्या करना है, इस बेस लाइन को, इसको जो लोअर एंड है वो 5 से 6 मिलीमीटर हमने डिप करना है। और ये जो आपके स्पॉट लगे हुए हैं मिक्सचर के MAB के, ये हमने इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं करने, वरना क्या होगा कि इन कलर्स की जो है वो स्प्रेडिंग हो जाएगी किसके अंदर, आपके सॉल्वेंट के अंदर। फिर आपका एक्सपेरिमेंट, ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, ये अच्छे से काम नहीं करेगी। और इसलिए हम ये इंस्ट्रक्शन में आता है कि आपने क्या करना है कि बेस लाइन को इसके अंदर आपने डिप नहीं करना। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि मोबाइल फेज जो है इस पोर्ट को लेकर ट्रैवल करेगा, और इस पेपर के अंदर जो वाटर के ड्रॉप जो है वो ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में हैं, उसको हम एज अ कंसीडर करेंगे स्टेशनरी फेज। तो ये ऊपर को ट्रैवलिंग करेगा, ये क्या करेगा, मोबाइल फेज ऊपर को ट्रैवलिंग करेगा और स्पोर्ट को भी साथ लेके जाएगा। जिसकी एफिनिटी कलर्स में से जिसकी एफिनिटी आपके मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो ऊपर तक ट्रैवल करेगा, और जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो नीचे तक ट्रैवल करेगा। इस तरह दोनों जो है वो, अगर डिफरेंट किस्म का मिक्सचर आपके पास कलर का, तो उसकी सेपरेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे मिक्सचर में जो कलर है उसके कलर बैंड आएंगे, और ये आपके पास AB इसके कलर बैंड आएंगे सेपरेटली। तो इस तरह से हम जो है वो आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसको हम AB को एज अ रेफरेंस कंसीडर भी कर सकते हैं। फिर इन्हीं रेफरेंस को मिक्स करके हम स्पॉट भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो जब ये आपका मोबाइल फेज ट्रैवल कर लेगा, उसको हम कहते हैं कि जब वो ट्रैवल कर ले 3/4 लेंथ पेपर, जब वो ट्रैवल कर ले तो आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है लेड पेंसिल के साथ, ताकि ड्राई होने से पहले आपको पता चले कि यहाँ तक ये ट्रैवल हुआ है। फिर हमने क्या करना है जो है वो, उसको इस पेपर को आपने उठा लेना है, इसको ड्राई करना है। तो इसके ऊपर ना बच्चा लोग क्या होगा कि ऐसे करके कलर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये आपने बेस लाइन लगाई थी, ये आप मिक्सचर की थी, ये इंडिविजुअली कंपोनेंट की थी। तो मैं मिसाल के तौर पर आपके पास ये यहाँ पे ट्रैवल किया, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे ट्रैवल किया, ये यहाँ पे ट्रैवल किया। तो मिक्सचर में से भी जो आपका पहला कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं A, ये B। ठीक हो गया। ये B वाला है, इसको एज अ रेफरेंस लिया। तो जो आपने मिक्सचर लिया है इन दोनों का, तो इसमें से जो आपका A
कंपोनेंट है वो यहाँ तक ट्रैवल करेगा, जो बी कंपोनेंट है वो यहाँ तक ट्रैवल करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ से रेफरेंस के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका सोलवेंट फ्रंट यहाँ तक आ गया था, आप कंसीडर कर सकते हो कि ये आपकी बेस लाइन है जो आपने खुद लेड पेंसिल से लगाई है, बेस लाइन है, और जो ऊपर ट्रैवल किया ये आपका सोलवेंट फ्रंट है, SF सोलवेंट फ्रंट है। तो हम क्या करते हैं कि बेस लाइन से सोलवेंट फ्रंट का टोटल डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, उसको मिसाल के तौर पर कह देते हैं कि वो हमारा Z है, ठीक हो गया। और फिर बेस लाइन से ये आपका जो कंपोनेंट है, बेस लाइन से ये जो आपका कंपोनेंट है इसका हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इसको हम कहते हैं मिसाल के तौर पर ये x है। फिर बेस लाइन से ये आपकी बेस लाइन जो आपका A कंपोनेंट है उसका हम डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं, उसका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वो हमारा क्या है, y। अब देखो एक टर्म है, एक टर्म जो आपको मैंने समझानी है, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर। वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाए जरा उसकी डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे लोग, वो है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन। ये आपके कंपोनेंट थे ना AB, ये बेस लाइन थी, बेस लाइन से इन्होंने ट्रैवल किया, इसको हम कहते हैं ऊपर रखते हैं। और डिस्टेंस ट्रैवल बाय सोलवेंट फ्रंट, ये आपका सोलवेंट फ्रंट था, ये बेस लाइन से ट्रैवल किया। डिस्टेंस, दोबारा सुन ले बच्चा लोग, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन से, AB, कोई भी कलर हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक हो गया। ये ट्रैवल किए बेस लाइन से ट्रैवल किए, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ सोलवेंट फ्रंट, ठीक है, जो 3/4 लेंथ ट्रैवल कर गया था उसको हम सोलवेंट फ्रंट कहते हैं, ठीक हो गया। और हाँ, इसकी रेशो को हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, इसकी रेशो को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर। यहां पे जरा समझिएगा इसको, देखें आपके जो रिटार्डेशन फैक्टर हैं वो कौन कौन सा है। रिटार्डेशन फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं, देखिए आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंपोनेंट A की और B की, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपका मिसाल के तौर पर कंपोनेंट जो है वो A है या B है, वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो आपका B है वो ट्रैवल किया X। टोटल हमारे पास सोलवेंट फ्रंट कितना था, वो था Z, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 12 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 6 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें। इस तरह से ये A कंपोनेंट के लिए हो गया रिटार्डेशन फैक्टर, इस तरह से B कंपोनेंट के लिए रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा। आपका जो कंपोनेंट है वो है, अब आपका पहले कंसीडर हमने कर लिया, वो हमारा क्या था, B था, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो X किया। अब है उसने Y डिस्टेंस ट्रैवल किया, Y, और टोटल हमारे पास कितना था, Z, यानी कि इसको आप कंसीडर कर लो समझाने के लिए 6 सेंटीमीटर, और ये आपका है 12 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज ये आपका 8 सेंटीमीटर और नीचे तो 12 ही आएगा। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये रेशो है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन और डिस्टेंस ट्रैवल सोलवेंट फ्रॉम फ्रंट फ्रॉम बेस लाइन, ये दोनों की रेशो है। इसलिए हम कहते हैं कि रिटार्डेशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि रिटार्डेशन फैक्टर का यूनिट नहीं होता कोई भी, तो इसकी रीज़न बताएं, क्योंकि ये रेशो है और जो आपके यूनिट है वो एक दूसरे से शहीद हो रहे हैं, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं। बच्चा लोग आगे यूजेस हैं क्रोमेटोग्राफी के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्योरीफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने प्योरिटी चेक करनी है किसी कंपाउंड की फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर है जो हमने आज के लेक्चर में इसको हमने रिवाइज किया है, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक को हम इन डिटेल जो है वो एक्सपैंड करें तो फिर तो वो 40 मिनट 20 15 17 ऐसे, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आज के लेक्चर में हमने रिवाइज किया हुआ है। बच्चा लोग सुन लो, आपके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 1 2 3 तो आपका MCQs ट्रू एंड फॉल्स और आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, बच्चा लोग ये जो आपके शॉर्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन हैं तो ये भी इसके अंदर डिस्कस हमने कर दिए हैं, ठीक हो गया। जिस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो हो गया। उसके बाद सोलवेंट कहता कैसा हमें लेना चाहिए सोलवेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अच्छा सूटेबल जो सोलवेंट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सल्यूट को जो है वो जब हम मतलब कि जो सॉल्वेंट हमने लेना है वो इम्प्योरिटी को डिज़ोल्व ना कराए, और जो आपका सल्यूट है रूम टेम्परेचर पे और बॉइलिंग टेम्परेचर पे वो ज़्यादा उसको डिज़ोल्व कराए, रूम टेम्परेचर पे कम डिज़ोल्व कराए, और जो आपके
सब्सटेंस के अंदर जो इम्प्योरिटी है, आपका जो सॉल्वेंट है उस इम्प्योरिटी को डिज़ोल्व ना करवाए, ना ही उस इम्प्योरिटी को सोल्यूट के साथ क्रिस्टलाइज करें, ठीक हो गया। और सस्ता भी होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना इजी हो, सेफ़ हो, और उसको रिमूव करना सॉल्वेंट को वो भी क्या हो, वो भी आपका क्या हो, जो अच्छे से वो रिमूव हो जाए। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, चूँकि क्रिस्टलाइजेशन का पूरा टॉपिक शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, वो मैंने डिस्कस कर लिया। सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो दूसरा हमने रिकॉल कर दिया है, रिवाइज कर दिया है, और ये अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हमने किया है। और ये बच्चा लोग, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर की वेटेज क्या है कि इसमें से शॉर्ट आएंगे, इसमें से शॉर्ट आएंगे, और इसमें से एक एमसीक्यूज आ जाएगा और 2 शॉर्ट आ जाएंगे। तो ये इस चैप्टर की वेटेज है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को हम इसी तरह से अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर स्पीड ज़्यादा थी तो 3 डॉट्स को बेटा बार बार कह रहा हूँ क्लिक करो, स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, पिक्सल अच्छे नहीं आ रहे, आप 3 डॉट्स को क्लिक करो, पिक्सल भी अच्छे कर सकते हो, 480 कर सकते हो, 360 कर सकते हो, 720 कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर विश आप मैनेज कर सकते हो। और लाजमी सुनिएगा, ये चैप्टर जो है वो रिकॉल किया, इस तरह से चैप्टर नंबर 3 भी रिकॉल करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक होगा, लाइक्स करना ना भूलिएगा, और हमारे प्रिंसिपल को और सारे प्रोफेसर को दुआएं दें कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और प्रिंसिपल साहब देखें, उनको अपने बच्चों का इतना ख्याल है कि स्पेशली वो प्रोफेसर से टाइम ले के जनाब वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का भला हो जाए, और वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे चैप्टर का, ताकि हालांकि पढ़ाया भी गया है कॉलेज में, फिर भी अगेन वो कह रहे हैं चलो एक बार रिवाइज हो जाए, जो उनके वीक पॉइंट्स हैं, वीक जो है वो एरियाज़ हैं वो रिमूव हो जाए। अगर और बंदा कहता है कि मैं और अपने वीक एरियाज़ रिमूव करना चाहता हूँ किसी टॉपिक को लेके, तो पूरा लेक्चर भी ग्रीजन की साइट के ऊपर सुन सकता है बच्चा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।